नमस्कार दोस्तों। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई होप कि आपने जो हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो है इससे पहले वो देख लिया है, तब आप इस सेशन को देख रहे हैं। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कोर्स को शुरू करने से पहले आप वो इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देख लें, जिससे कि आपको ये कोर्स कैसे कंडक्ट होना है, इसमें क्या क्या होना है, वो आपको जानकारी मिल पाएगी। Hello friends, I hope that if you are seeing this video, you must have seen the introductory video first. If you have not seen that, I request you to please go ahead and first see that introductory video. So you will have an overall idea of this course and what we are going to do in this and how we are going to do. So I request you to please first go and see that introductory video. दोस्तों, सेशन शुरुआत करने से पहले दो चार इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, जिसमें से सबसे पहली बात है लैंग्वेज के बारे में कि इन सेशंस की लैंग्वेज क्या होगी। दोस्तों, इस सेशन से ज़्यादातर इस क्लासेस के ज़्यादातर सेशंस मैं ही कंडक्ट करूँगा और मेरी मातृभाषा हिंदी है, तो जाहिर सी बात है कि डिस्कशन के दौरान हमारी जो डिस्कशन होगी वो मोस्टली हिंदी में ही होगी। लेकिन चूंकि ये एक प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट की क्लास है, बैंकिंग से रिलेटेड क्लासेस हैं, तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा कंटेंट है, बुक्स है, असाइनमेंट्स हैं और जो बोर्ड पर हम कंटेंट लिखेंगे वो सब इंग्लिश में ही होगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि हमारे जो सेशन है वो मिक्स हिंदी इंग्लिश मिक्स होंगे। लेकिन मैं समझ सकता हूँ कि हमारे बहुत सारे दोस्त जो कि नॉन हिंदी क्षेत्र से हैं, वो जब इन सेशंस को देखेंगे तो शायद उन्हें कुछ दिक्कत हो सकती है। तो हमारी कोशिश है कि हम साथ में सबटाइटल्स भी प्रोवाइड करेंगे और मैं खुद भी क्लास के दौरान कोशिश करूंगा कि हिंदी में एक्सप्लेन की गई चीज़ों को इंग्लिश में साथ के साथ ही एक्सप्लेन करूं, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं हो। जो हमारे असाइनमेंट्स होंगे, जो हमारी पीपीटीज होंगी, जो हमारे यहाँ कंटेंट बोर्ड पर लिखा जाएगा, वो सब इंग्लिश में ही होगा, तो उस बात में ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ वो ये है कि हम ये सेशंस को कैसे करेंगे, हाउ व्हाट विल बी द प्रोसेस ऑफ एग्जीक्यूशन। इसको वैसे मैंने इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी डिस्कस किया, बट जस्ट टू रिपीट माई सेल्फ कि जैसे हम जानते हैं कि जेवी सीआईबी की क्लासेस के लिए दो तरह के चैप्टर्स, दो तरह के कंटेंट हैं हमारे पास। वन इज थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स, जो जिनमें कोर थ्योरी बेस्ड चैप्टर्स हैं, थ्योरी बेस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, उसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है, लेकिन वो हमारे नॉर्मल बैंकिंग लाइफ में कई बार अप्लाई भी नहीं होते होंगे, लेकिन वो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि वो सब बोर्ड पर ही कंडक्ट कराई जाएँ। उनमें से ज़्यादातर के लिए डायरेक्ट पीपीटी प्रेजेंटेशन और वॉइस ओवर के साथ वो प्रेजेंटेशन और एक्सप्लेनेशन वो सब किया जाएगा। असाइनमेंट्स आपको उनके भी मिलेंगे। लेकिन जो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर्स हैं, जैसे कि आज का जो हम सेशन करने जा रहे हैं, उनके लिए हम ये बोर्ड वाला पैटर्न अप्लाई करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आज का जो हमारा चैप्टर है उसके लिए जो भी कंटेंट है वो मैंने बोर्ड पर लिखा ही हुआ है, और आप यहाँ पर देखेंगे कि ये 1 2 3 4 कॉन्सेप्ट्स लिखे हुए हैं। मैं एक एक करके आपसे कॉन्सेप्ट डिस्कस करता जाऊँगा, उसको आपको एक्सप्लेन करता जाऊँगा, और जब एक बार एक बोर्ड पे लिखे हुए सारे कॉन्सेप्ट में एक्सप्लेन कर दूंगा तो फिर मैं सामने से हट जाऊंगा बोर्ड से, एंड देन आप उसको नोट कर सकते हैं, आप जो भी नोट करना चाहें वीडियो पॉज करके, एंड देन वंस अगेन आई विल बैक विद अ न्यू बोर्ड एंड विद अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू एग्जीक्यूट दिस। तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ आज के सेशन के बारे में। आज का हमारा ये सेशन एबीएम, एडवांस बैंक मैनेजमेंट, जो कि सीआईबी का एक सब्जेक्ट है, मैंडेटरी सब्जेक्ट है, उसके यूनिट 2 जो है उसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो कि उसका फर्स्ट चैप्टर है, उसका सेशन करने जा रहे हैं। तो सवाल ये हो सकता है कि हम ये सेशन पहले क्यों कर रहे हैं, तो उसके पीछे की वजह ये है कि पहले तो ये चैप्टर्स कंपैरेटिवली आसान है, न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, तो आपको प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा। एंड तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसके ज़्यादातर कॉन्सेप्ट आप पहले कभी ना कभी पढ़ चुके होंगे, और आपको शुरुआत में समझने में आसानी होगी, ताकि आप फेमिलियर हो जाएं द पैटर्न, जिससे कि हम लोग इसको करने जा रहे हैं। Dear friends, before we start this session, I want to tell you one or two very important things. First thing is that about this language. The language which you are going to use in this lectures will be mostly Hindi, and in most of the cases it will be Hindi English combined, because we are reading here professional subjects, banking related subjects. So obviously when we will be discussing concepts, we will be doing them in English. Second important thing is that how we are going to execute it. So we are going to execute it in this way that GIB CIB has two type of chapters in it. One is theory based chapter, other are numerical based chapters, obviously with theory. For theory based chapters, we will be having presentations, direct presentations with voiceover of the faculty, and we will be explaining them. Assignments will be there, which will be in English, and for theory chapters we will be doing that.
For numerical chapters, we will be having this board concept, जिसमें हम board पर वो चीज़ explain करेंगे, in which we will explain everything on board. As you can see, there are 4 concepts written for today's lecture. So we will explain. I will explain one by one them, and then I will be out of the screen. You can note it down, pause your video, note it down, and then I will come back with new concepts. This will be the way we will move ahead. Third, and the very important thing is that why we are starting our sessions, our classes with this ABM. You must have seen this time value of money chapter. The time value of money is the second unit chapter, first chapter of advanced bank management ABM. So the reason behind it is that first it's comparatively easy chapter. First, second, you must have seen this concept. You must have learned these concepts which we're going to discuss, earlier at a time of graduation or at a time of preparation, or maybe or somewhere else. And third, and the most important thing is because it is a numerical based chapter and it is a very important chapter. So you also need time to practice, the questions related to them. So because we start with this first, so you will have plenty of time to, practice. So that's how we go. Okay, friends. So let's start. So our first chapter is time value of money. Okay. So time value of money starts with the basic concepts about money. Okay. So being a professional banker, there is nothing I can tell you about money which you do not know, definition and all. But what we here have to discuss is, in this chapter related to our course, we have to discuss about 2 aspects of money. One is magnitude and one is value. Money has 2 aspects to discuss here. One is magnitude and another is value. Magnitude of money remains constant. Magnitude of money remains constant. What does that mean? इसको मैं समझते हैं कि 10 रुपए का कोई नोट मान लीजिए आपके पास है, ठीक है, आज से 20 साल पहले वो लॉन्च हुआ था। अब 20 साल पहले जब वो लॉन्च हुआ था तब भी वो 10 रुपए का ही नोट था, ठीक है, और आज अगर वो अभी तक वैलिड है, लीगल टेंडर है, तो आज भी वो 10 रुपए का ही नोट है, और अगर से 10 साल बाद भी वो वैलिड रहा तो वो 10 रुपए का ही नोट रहेगा। कहने का मतलब ये है कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मनी, इट इज अ 10 रुपी नोट, द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट मनी इज कांस्टेंट, विद रेफरेंस टू टाइम। यहाँ पर हम जो भी बातें कर रहे हैं उसमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा टाइम है। विद रेफरेंस टू टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ मनी रिमेन्स कांस्टेंट। ओके, तो magnitude of money remains constant with reference to time, but value of money, this value of money, this does not remain constant. I will explain you with example. आपके घर पर आपके पेरेंट्स या फिर आपके जो आपके एल्डर्स लोग हैं, वो हमेशा आपको ऐसा कहते होंगे कि हमारे टाइम पर अच्छी पोस्ट पर भी जो होंगे, हमारे टाइम पर हमारी सैलरी 600 रुपये महीना, 700 रुपये महीना, किसी की 400 रुपये महीना ऐसे थी, और उसमें हम लोग पूरा घर चलाते थे, सामान लाते थे और एजुकेशन एंड दिस एंड दैट। अब 300 रुपये महीने की सैलरी में घर चलाना आज तो हम सोच भी नहीं सकते, बट ऐसा होता था उस टाइम पर। तो ऐसा क्यों होता था? ऐसा इसलिए होता था क्योंकि 300 रुपये सैलरी जिस टाइम पर थी लोगों की, उस समय 10 रुपये में जो चीज़ें आ जाती थी आज वो शायद 1 रुपये में आती हूँ, या फिर उसमें भी नहीं आ पाती। And why does this happen? This happened because with reference to time, I repeat, everything which we are discussing here is in the frame of reference of time. With reference to time, the value of money, or we can say in other terms, purchasing power of the money has been reduced. 1 रुपए में तब जो चीज आ सकती थी, ठीक है, आज वो चीज शायद 10 रुपए में आ पाती है या 20 रुपए में आ पाती है, ठीक है, तो 1 रुपए की जो परचेसिंग पावर थी वो कम हो गई। Okay, so with time, value of money has been reduced, and that is the reason that we say that value of money with reference to time does not remain constant. It gets changed. In some exceptional cases, it might get increased also for some very exceptional cases, or it might also get constant for a small time period also for once again different several factors. But in general, the value of money with reference to time reduces with reference to time. Okay, so that is important. So what I said that money के 2 important aspects हमें discuss कर रहे हैं. One is magnitude and value. Magnitude में हम जानते हैं कि it remains constant with time, and value it gets changes if we take time as a frame of reference. Value of money with reference to time that gets changes. That's not constant. That's why we call it time value of money. The name of the chapter itself is time value of money because we are considering here value of money with reference to time. Okay. अब अगर टाइम को हम फ्रेम मान रहे हैं, ओके, सो सपोज दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट विद टाइम। ओके, टाइम में ये हमारा आज का जो टाइम है वो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड वी टेक इट एज अ t0। ओके,
we take this particular time period as t0 and we go to a different time period t1, okay, आज से 10 साल बाद, आज से 20 साल बाद, तो इससे हमको ये चीज समझ में आएगी कि हम लोग को जब ये चीज स्टडी करनी होगी कि वैल्यू ऑफ मनी हमको जब डिस्कस करना होगा या स्टडी करना होगा, एनालिसिस करना होगा, कोई क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, तो हमें 2 पॉइंट्स चाहिए टाइम के रेफरेंस के हिसाब से, एक आज का टाइम t0 और एक जिस टाइम का हमें कैलकुलेशन करना है t1, 10 साल बाद, 20 साल बाद या व्हाटएवर, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास 2 पॉइंट्स हो गए, एक आज का टाइम, ठीक है, तो आज के टाइम पर टाइम के रेफरेंस में जो हमारी वैल्यू है दैट इज कॉल्ड करंट वैल्यू। If you represent it with a symbol, it is PV, present value. Current value or present value you can also say. The current value or present value is the value of money at this particular time today. ठीक है, आज हमारा जो टाइम है उसमें हमारी जो मनी की वैल्यू है वो है करंट वैल्यू या PV. After whatever time period we are talking about, जो कि हमारा जरूरत है, नीड है, एनालिसिस का पॉइंट है, जो भी है, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो मनी ऑफ वैल्यू होगा दैट विल बी योर फ्यूचर वैल्यू, या एफवी से रिप्रेजेंट करेंगे अगर, so that is your future value. So money of value, time value of money gets changes and it's calculated with reference to time with the help of 2 different time periods. One is today's time and what is the value of money in today's time, and other is कि after इस particular time period के बाद क्या value होगी. So that is today's time period में जो value है that is called current value, और जो आगे आने वाले time में जो value गिनी जाएगी that will be the future value. Okay, so that's clear. Now the question comes, why does it change? क्यों टाइम के साथ मनी की वैल्यू रिड्यूस होती है? I hope once again this is also in general very obvious, and there are any number of factors could be there about depreciation and value of money. But here for our course and for our content related, just stick to that. We have to study 2 major factors behind it. One is inflation and another is risks associated with money, or we can also say uncertainty. Okay, I have written in the small words, but if it is not visible to you, it's uncertainty. Now inflation, I hope everybody understand what inflation is. The reduction in purchasing power of that particular currency is inflation. आपने थोड़ी देर पहले जो हमने एग्जांपल दिया कि टाइम के साथ जो उसकी परचेजिंग पावर है उस पर्टिकुलर मनी की या उस पर्टिकुलर करेंसी की, वो दैट इज एग्जांपल ऑफ इन्फ्लेशन इटसेल्फ, है ना। तो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि एक तो क्या है कि चीजों की प्राइसेस धीरे धीरे करके बढ़ते जा रहे हैं, सप्लाई एंड डिमांड, यू अंडरस्टैंड ऑल दोस कॉन्सेप्ट। तो अब लोगों के पास जब पैसा ज्यादा है ना, लोगों के पास पैसा ज्यादा है तो लोग वो चीजें जो चीजें आज के कुछ टाइम पहले कोई खरीदता नहीं था, लाइक ब्राउन ब्रेड। ओके, ब्राउन ब्रेड, आई डोंट नो आज आप कितने यंग लोग इस चीज को देख रहे हैं, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट ब्राउन ब्रेड जैसी कोई चीज होती है, ये मैंने शायद आज से 7 या 8 साल पहले सुना होगा, 7 साल पहले सुना होगा फॉर श्योर, ठीक है। तो पीनट बटर, ओके, ये तो 4 साल पहले मैंने किसी सीरीज में सुना था और अब मैंने दुकानों में देख लिया, बट अब ब्राउन ब्रेड, लोग ब्राउन ब्रेड ही खाते हैं और पीनट बटर तो मतलब इतना कॉमन हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो अब लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ रही है, ठीक है, लोग, और उनको क्या है, उनकी डिमांड्स, विशेस भी बढ़ रही है कि नहीं मेरे पास ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। व्हाट दिस, ये इस चीज से हो क्या रहा है कि बिकॉज व्हेन परचेजिंग पावर बढ़ रही है, डिमांड बढ़ रही है, तो उसी हिसाब से उस प्रोडक्ट की सप्लाई बढ़ रही है, उसकी जो कॉस्ट है वो बढ़ रही है। उसकी वजह से जो आपका पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, पर्टिकुलर मनी में 10 रुपए में जो चीज आज से कुछ टाइम पहले 10 रुपए में आ जाती थी, आज वही चीज 20 रुपए में आ रही है, या फिर व्हाटएवर जो भी अमाउंट बढ़ना है उसमें आ रही है। तो इन्फ्लेशन इज दैट परचेजिंग पावर फॉर करेंसी गेट्स रिड्यूस्ड ड्यू टू increase in price of goods and services with time, and if it happens, अगर ऐसा होता है तो कभी प्राइस कम भी हो सकता है, for different reasons, but in general once again हम टाइम के रेफरेंस से बात कर रहे हैं, और टाइम के रेफरेंस से मतलब 1 साल 2 साल में वो कैलकुलेशन नहीं होता है, वो इन जनरल लॉन्ग टाइम कैलकुलेशन से गिना जाता है कि भाई 10 साल में इकोनॉमी में कितना चेंज हुआ। ऐसे 1 दिन 2 दिन या 1 साल 2 साल में एक गवर्नमेंट 2 गवर्नमेंट से नहीं होता, वो पूरे लॉन्ग टर्म में वो डिस्कशन किया जाएगा। तो अगर उस हिसाब से देखा जाए तो इन्फ्लेशन की वजह से टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं, डेप्रिसिएशन आता है। सेकंड इज द रिस्क एसोसिएटेड विद इट, अनसर्टेनिटी। नाउ दिस इज समथिंग रिलेटेड टू आवर बैंकिंग सेक्टर, कि हम जानते हैं कि आज जो 10,000 रुपए अगर हम अपने बैंक में रखें, फिक्स डिपॉजिट में रखें या आरडी में रखें, या इनफैक्ट अब तो शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड का जमाना है, अगर उसमें रखें, तो आज अगर वो 10% का रिटर्न दे रहा है, ठीक है, तो
अब से 2 साल बाद, मतलब अगर हमने एफडी कराया, उस पर हम कॉन्सेप्ट पर नहीं जाते हैं कि एफडी के कॉन्सेप्ट में 2 साल तक रेट सेम रहता है, वो सब जो भी चीज़ें उसमें नहीं जाते हैं, लेकिन बेसिक अगर अंडरस्टैंडिंग करें कि आज अगर 10,000 रुपये हम एफडी में करवाते हैं 1 साल के लिए और वो हमें 6% का इंटरेस्ट देता है, तो ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी अगर हम 10,000 रुपये लेकर के जाएँ और 1 साल की एफडी कराएं तो हमें वो 6% एफडी दे। अब तो हर 3 महीने में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर 3 महीने में एफडी के, हर 1 महीने में इनफैक्ट एफडी के रेट्स चेंज हो रहे हैं और कम ही हो रहे हैं ज़्यादातर। तो अनसर्टेनिटी है बहुत, ठीक है, कि आप आज जो आपके पास पैसा है जिसको आप कहीं पर भी इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, उसका जो रिटर्न्स आने वाले हैं, इन फ्यूचर में जो रिटर्न्स आने वाले हैं वो उतने ही होंगे कि नहीं जितने आप मान के चल रहे हैं, वो जरूरी नहीं है। इट्स वेरी अनसर्टेन because there are so many risks associated with it. Now everything is getting linked to market shares, this and that, mutual funds, loans, MCLR, RBLR, this and that. तो ये सब चीज़ों की वजह से हमारा जो इकोनॉमी है वो मार्केट बेस्ड हो गया। तो अब जब इकोनॉमी मार्केट बेस्ड हो गया तो जो करेंसी रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं वो भी सब मार्केट बेस्ड हो गई, तो उसकी वजह से उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, बट नाउ इट इज अ रिस्क बेस्ड कैलकुलेशन, रिस्क बेस्ड वैल्यू। ओके, सो ये 2 फैक्टर्स मेनली हमें समझने हैं जिनकी वजह से हमारी टाइम के साथ वो जो वैल्यू है वो कम होती है। ओके, सो there are 2 factors which we have discussed. First is inflation and second is the risk associated with it, and mostly these risks are about the future inflow of cash. Okay, जो कि अनसर्टेन होता है, फिक्स हो सकता है लेकिन उसका अमाउंट हमेशा सेम रहेगा, ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज दिस साइकिल, इफ यू कैन सी, नेक्स्ट हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये साइकिल जो देख सकते हैं, दैट इज दिस इज शोइंग आवर व्हाट आई डिस्कस्ड हियर, करंट वैल्यू एंड वन इज फ्यूचर वैल्यू। नाउ इट कम्स टू द कैलकुलेशन कि हम ये कैलकुलेट कैसे करें कि आज के टाइम पर जो हमारे पास जो भी करेंसी का अमाउंट अवेलेबल है वो इतने टाइम पीरियड के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद उसकी वैल्यू क्या होगी, या फिर वाइस वर्सा कि 20 साल के बाद अगर हमारे पास इतना रिटर्न हमें चाहिए, 20 साल के बाद हमको 10,000 रुपये मिले किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट से, तो आज हम वो चीज़ कितना इन्वेस्ट करें, कितना अमाउंट उसमें इन्वेस्ट करें कि हमको 10 साल के बाद इतना पर्टिकुलर अमाउंट का रिटर्न मिल जाए। टू कैलकुलेट दिस, दैट how much amount should I invest today so that I can get this particular amount in future, or how much return will I get if I invest this much amount today. This calculation now we have to understand how we do that. For this we need 2 terms to understand. One is compounding and another is discounting. इस चीज को समझने के लिए कि हमने आज जो पैसा इन्वेस्ट किया है उससे हम फ्यूचर में कितना रिटर्न लेंगे और फ्यूचर में हमको कोई रिटर्न चाहिए उसके लिए हमें आज कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, यानी कि टाइम वैल्यू ऑफ दैट अमाउंट ऑफ मनी व्हिच यू आर गोइंग टू गेट इन फ्यूचर, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दैट मनी एंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ दैट मनी जो कि हम आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो समझने के लिए हमको 2 कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। वन इज कंपाउंडिंग एंड अनदर इज डिस्काउंटिंग। ओके, नाउ सबसे पहले देखते हैं डिस्काउंटिंग। ओके, डिस्काउंटिंग इज अ प्रोसेस, आप देख सकते हैं डेफिनेशन। डिस्काउंटिंग इज अ प्रोसेस बाय व्हिच कैश फ्लो इन फ्यूचर, जो भी हमारे पास फ्यूचर में कैश फ्लो होने वाला है उसको हम कन्वर्ट करते हैं उसकी आज की वैल्यू में। डिस्काउंटिंग इज अ प्रोसेस इन विच कैश फ्लो इन फ्यूचर इज कन्वर्टेड टू इट्स प्रेजेंट वैल्यू। अब इस बात को इस तरह से समझे एग्जांपल के तौर पे, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट स्कीम है जो कि आपको हर साल के डिक्लेरेशन के हिसाब से कि भाई इस साल हम इतना रिटर्न देंगे, इस साल इतना रिटर्न देंगे, इस साल इतना रिटर्न देंगे, उसके हिसाब से आपको हर साल कुछ ना कुछ रिटर्न देती है। अब आपको ये कैलकुलेट करना है कि भाई मुझे 1 साल के बाद इतने रुपए चाहिए, 2 साल के बाद इतने रुपए चाहिए, 3 साल के बाद इतने रुपए चाहिए, और आपको सपोजिंगली कि रेट आपको पहले से पता है कि 1 साल के बाद ये रेट होगा, 2 साल के बाद ये रेट होगा, तो उसके हिसाब से आपको ये कैलकुलेट करना होगा कि आज हम कितना इन्वेस्ट करें इस स्कीम के अंदर कि हमको, और कंपाउंडिंग इफेक्ट के हिसाब से एवरीथिंग व्हिच वी आर डिस्कसिंग अबाउट हियर until unless it is not mentioned, जब तक मेंशन नहीं है तब तक हम सब जो भी डिस्कस कर रहे हैं वो सब कंपाउंडिंग इफेक्ट के हिसाब से कर रहे हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कंपाउंडिंग इफेक्ट। ओके, तो आने वाले टाइम में जो फ्यूचर वैल्यू में जो हमको फ्यूचर टाइम पर जो हमको रिटर्न्स मिलने वाले हैं, है ना, वो रिटर्न्स हमें अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है कि हमें किस रेट पर वो रिटर्न्स मिलेंगे, तो हमें उस पर्टिकुलर टाइम पर हमें फिक्स अमाउंट ऑफ रिटर्न चाहिए, तो हम कितना आज इन्वेस्ट करें। इफ वी नो द फ्यूचर कैश फ्लो ऑफ अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी
and we want to know that what is the current value of money which we have to invest in a particular scheme or something like that, so that we can get this amount of future flow of money, then what we will do, that is called discounting. I will repeat it. Process by which cash flow in future is converted into current value of that cash flow or that money is called discounting. If you see in this cycle, the future value of particular money amount which you will get is converted into present value of that money is called discounting. It is obvious that compounding is reverse of it. Compounding is that the present value of process by which cash flow today, जो आपको आज कैश आपके पास जो आज कैश है जो कि आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, वो इतने पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इस स्कीम के अंदर इस रेट के साथ कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ कितना हो जाएगा, दैट कैलकुलेशन इज डन यूजिंग कंपाउंडिंग. प्रेजेंट वैल्यू इज कन्वर्टेड टू फ्यूचर वैल्यू विद द हेल्प ऑफ कंपाउंडिंग एंड फ्यूचर वैल्यू इज कन्वर्टेड टू प्रेजेंट वैल्यू विद द हेल्प ऑफ डिस्काउंटिंग. दिस इज इन द सिंपलेस्ट वर्ड पॉसिबल. प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का हम लोग यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड कंपाउंडिंग, एंड फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं that is called discounting. Okay, both the definitions are mentioned. I will repeat it. Discounting is process by which cash flow in future is converted. Discounting is the process by which cash flow in future is converted to present value, and compounding is the process by which cash flow today is converted into future value. Okay, so ये सब हमारे concepts हो गए. एक बार मैं पूरा board repeat कर देता हूँ जो हमने अभी तक पढ़ा है. सबसे पहले हमने पढ़ा कि मनी के बारे में हमें दो important aspect पढ़ने हैं. Very first is started with this chapter with the two aspects of money. One is magnitude. Magnitude remains constant with time, this we have understood. And value. Value of money is with reference to time, and with reference to time, value of money gets depreciated in general. Most importantly, it gets changed. There are two points of calculation for the time value of money. One is present value and one is future value. Present value is represented with PV. Current value is also called. It is represented with PV, and future value is represented with FV. Okay. Now, if we talk about factors, then what are the factors under which we can understand that why value of money is getting depreciated or getting changed? These are the two factors: inflation and risk. What is inflation? Inflation is that the purchasing power of a currency is getting reduced with time due to getting prices high of goods and services. That is inflation. Okay, and another is risk associated with it. Uncertainty about the future cash flow, about the rate of interest, about the schemes, government gets changed, or so many external factors. These are the risks associated with future cash flow. That is why we can say that value of money gets reduced. These are the factors due to which value of money gets changes. Now, as we see that there are two pointers where with the help of which we can calculate value of money. One is the present value and another is the future value. Now, how to convert them into each another? To convert present value to future value, we use compounding. What is compounding? Compounding is a process by which cash flow today is converted into future value. And what is discounting? Discounting is conversion of future value to present value. Process by which cash flow in future is converted to present value. This is called discounting. This is compounding. That's the cycle. How we can do it? That we will study in the next board, next slide. But for now, we have to understand all this, that there is a concept called compounding and there is another called discounting. Okay, so that's all with this. So आप इसको नोट कर लीजिए. मैं हटता हूँ, वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से. अगर कहीं पर कुछ अभी भी डाउट है तो एक बार जो है उसको फिर से पूरा वीडियो जो इतना आपको डाउट है उस सेशन को देख लीजिए और उस कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको आगे बढ़ाइए. ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग देख लेते हैं. पिछले बोर्ड में हमने फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के बारे में डिस्कस किया था और कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग के बारे में. कंपाउंडिंग जो प्रोसेस था वो प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए होता था. एंड डिस्काउंटिंग इज प्रोसेस इज द रिवर्स ऑफ दैट. अब हमें जो समझना है वो है कि हम इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, लाइक इन न्यूमेरिकल्स, इन जनरल प्रैक्टिस, हाउ डू वी कैलकुलेट इट. सो फॉर दैट वी नीड अ फॉर्मूला. सो दिस इज आवर फॉर्मूला व्हिच वी आर गोइंग टू यूज for compounding and discounting. This is FV, that is future value. Okay, so FV and PV. FV is future value, that is the value of that particular amount after whatever time period we are talking about. Present value is the value of money today in current time period.
Small r is a fraction. If you see here, small r is a fraction which is represented as r by 100. You can use it as r by 100, capital R by 100, but just because it is used like that, so that's why it is shown here. Small r is a fraction of r by 100, where capital R, this capital R is rate of interest. Okay, and n here, that n is time period. Okay, so I will repeat this formula. Future value is equal to present value into 1 plus r to the power n. Okay, where small r is capital R by 100, n is time period, and r is capital R is rate of interest. This is one of the most important formula which is going to take you through not only with this chapter but also one or two next chapters. Why? Because if you see in book, okay, lot of formulas are there for different concepts. There are different formulas, but we are going to use this formula only. With the help of only this formula, we are going to go through the whole chapter. We will be able to solve 80-85% of the numericals of our book, of our assignment, of this whole chapter in your exam also with the use of this formula. We just have to understand the concept. Just stick with us. Okay. So for the calculation of future value and present value, we use this formula. Okay. Now, as I said in the starting, that we have to use this formula in case if there is one transaction or if there is a series of transactions. Now, what is the meaning of a series of transactions? In your RD, you have a series of transactions. Every month you put some money. In your PPF, you have a series of transactions every month, or it's on you, whatever the frequency. Every year you put some money, and sometimes with some relaxations, or depends on the scheme, you take some money also. Okay, so there are several transactions happening. You're putting some money off after whatever time interval, and you're taking some money out also. This can also be considered through a business activity. In a business, you put in some money. Like for 1 year you put this money, and second year you take that much profit, third year you put that much money. That's a series. Okay, so when there is a series of transactions available for your activity which you're talking about, that is called cash flow. Now, cash flow has two types here. Okay, one is the positive cash flow, that is the inflow of money, and second is the negative cash flow, that is outflow of money. When money is coming into the system for which we are calculating our future value and present value, then that is called positive cash flow, inflow, and when it is going out of that system for which we are calculating present value or future value, that is called negative cash flow, and which indicates outflow of the money. So that is cash flow. Now, before going further in cash flow, there is one important thing which I have to discuss with you. As I said that we are discussing about compounding and discounting. There's one more important thing, that is the frequency of compounding and discounting. If you have studied compound interest and simple interest, आप इसके बारे में definitely जानते ही होंगे. But still, because it's a part of our syllabus, so let's understand it. That here it is, that frequency. Now, frequency, say what I mean is that how frequently you are compounding, your fund or your interest. Okay, that is your frequency. So this formula which you use for calculation of time value of money, present value and future value, this formula has the capacity to calculate values of money, future value or present value for all type of frequencies. Only some changes in variables. Okay, so how to do those changes? If the frequency of your compounding of money is yearly, okay, then formula remains same. It is future value is equal to present value into 1 plus r to the power n. If it goes half yearly, okay, if frequency of calculation of compounding of interest is half yearly, then the time period goes double. Like let's say for 1 year you are for the time period, overall time period given is 1. Okay, time period given is 1. So for as per formula n is 1. Okay, but the compounding of interest is done half yearly. So that means that in a whole year, how many times the compounding will be done? That will be 1 into 2, which means 2 times. Okay, so here in place of n, we will use 2n. Okay, and rate of interest is given like for example 10% for 1 year. But here when we are compounding that particular interest half yearly basis, so you will use in formula r by 2. I will repeat. This r by 2 will replace this r. Okay, so overall it will only be r by
200 only. Like if you see this, it will be R, this R will be replaced by R by 2. This 100 will be there. Okay, so overall it will be R by 200. So in that case, if we are considering the compounding half yearly, what will be our formula? Our formula will be future value is equal to present value into 1 plus R power 2n. Okay, and this R now will be R by 200. Okay, from this. Okay, I hope it's clear. So I will repeat, for yearly n will be n, time period will be n, and rate of interest will be R. For half yearly, time period will be 2n, and rate of interest will be R by 4. Now comes the quarterly. If the frequency of your calculation is quarterly, then in place of 2, everything will be replaced by 4. That means time period will be 4n, and rate of interest will be replaced by R by 4. So here in this formula, now time period will be 4n, okay, and here your small r will be capital R by 400. Okay, so what we understood from this is that whatever is the compounding factor here, like half yearly, quarterly, it could be monthly also. So that term from which we are doing, that number from which we are doing the compounding, for time period we will multiply it, and for rate of interest we will divide it. If we are doing it half yearly, we will multiply time period by 2, divide rate by 2. If we are doing it quarterly, we multiply time period by 4, we divide rate by 4. And suppose if there is a question which says that compounding is done monthly, then we will multiply time period by 12 and divide rate by 12. Okay, so I hope that's clear. So that's with the compounding. Now let's come back to the cash flow. So what I was talking about cash flow is that there are two types of cash flows, positive and negative, when there is a series of transactions. So positive is inflow of fund and negative is outflow of fund. Now this chapter, obviously there are so many things which we have already studied and we are going to study, but there are two very crucial, very important things out of this chapter. You can, for some time or for some exceptional cases, you may forget everything, but you cannot forget two very important things in this chapter because it is going to help you a lot. First is this formula. I hope that till now, okay, let me make it to the base formula. Okay, so first is this formula. While noting it down, आप इसको याद रखिएगा, जब आप इसको नोट करेंगे तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि आपको n को रिप्लेस करना है और r को भी रिप्लेस करना है, और ये आपका बेस फॉर्मूला ये रहेगा. ठीक है. सो दो बातें इसमें मैं बताता है चैप्टर में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स इन दिस चैप्टर. फर्स्ट इज दिस फॉर्मूला, बिकॉज दिस फॉर्मूला इज गोइंग टू सॉल्व यू ऑलमोस्ट ऑल 85% ऑफ द न्यूमेरिकल्स. एंड सेकंड इज दिस टाइमलाइन. ओके, सी द ट्रिक टू डू दिस the questions in this chapter is use of timeline. हमको इस चैप्टर में टाइमलाइन का यूज समझना है. ठीक है, टाइमलाइन का यूज अगर आप इस चैप्टर में करेंगे तो कितना भी टफ से टफ न्यूमेरिकल होगा आप उसको सॉल्व कर पाएंगे. हम बहुत सारे एग्जांपल यहाँ पर करेंगे, असाइनमेंट भी करेंगे, आपको वो चीज समझ में भी आ जाएगी. टाइमलाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ डू वी यूज इट. You have to do practice of it with examples. If you are able to do that, there is no need to learn any other formula given very complicated lengthy formula in books or anywhere else. Okay, so this is one of the timelines. Now, for this case, as it is obvious, these are the time periods. This is time t0. Okay, this is time t1. This is time t. Okay, this is time t2. This is time t3, and this is time t4. Okay, if you see the arrow marks, which shows that it's kind of transactions. It is cash flow. This is the inflow of cash C0. This is again at time t1, it is inflow of cash c1. This is outflow of cash at time t2, which is c2. This is inflow of cash at time t3, which is c3, and it is inflow of cash at time t4, which is c4. Okay, so this is a timeline. At different time period, whatever cash transactions are happening is represented in this line, and this line is called timeline. Okay, with the drawing you have to understand that how do we do it. It's also possible that at one particular time period there are multiple transactions possible. Like it may also be possible that at time t1 there is a cash flow, the outflow of cash, outflow of whatever amount. Okay, so that's also possible. For now, let's keep it very simple, just because we are starting it.
So I repeat that at different time periods, all the cash flows, whether it could be inflow or outflow, are shown in one straight line that is called timeline. We have to understand that. Why it is important? It is important because, like, if there is a single transaction, we can directly use this formula for once or one time, and then you can understand. You can get the value, either present value or future value, whatever has been asked. But if there are multiple transactions available, if there are cash flow, then how you are going to get value of money? Okay, so suppose if somebody asks you that these are the number of transactions given to you, that at time t0 this is going to happen, t1 this is going to happen, this and that. Please calculate present value of all these transactions at this time period, today's time, t0. Please calculate present value of all these transactions at this time period, which is present at t0. So now, how will you calculate that? Because this is a cash flow, this is a series of transactions. But at the end of the day, this is individual transactions. These are individual transactions. We will calculate individual present value of these transactions, and then we'll use NPV, that is net present value. Net present value, we will use net present value to get the final result of present value of all of these transactions. How we will do that? For time t0, the cash flow is C0. Okay, now as you can see that this is the time, and at t0 is the current time. At current time, the value of cash inflow is C0. So present value will be C0 only. आज के टाइम पीरियड में आज के दिन इन करंट टाइम कैश इनपुट हो रहा है C0, तो उसकी करंट वैल्यू हो जाएगी C0 only. So the present value of C0, whatever it will be C0 for that matter. But the present value of at time t0 of this cash inflow will be PVC0, that will be added. At time t1, the cash C1 is getting inflow. Now, using the concept of future value to present value conversion is called, yes, discounting. Okay, using the concept of discounting. Okay, through this formula, we will put future value here, C1, suppose it is given. We will put C1 here, and then from future value through discounting, we will calculate present value. And suppose it is coming PVC1, so it will also, as it is inflow, it is positive cash flow, it is inflow, so we will do this PVC1. Now, at time T2, this is C2. Okay, this is the outflow, and this is the outflow, it will be a negative cash flow. Okay, so whatever present value is coming out of it, using discounting, suppose it is PVC2, that will be as a negative because it is the outflow of cash. And at time T3, it will be PVC3, suppose the present value using discounting from that formula, it is PVC3. So that is PVC3 added. And at times T4, which is C4, the present value will be PVC4 after using this formula through discounting. So we can obtain present value or vice versa also, any transactions of any number of transactions depending upon whatever it is, positive cash flow or negative cash flow, using net present value or just timeline by adding or subtracting depending on that. तो हमारे पास जो भी टाइमलाइन दी हुई है उसमें हमको देखना है पहले कि भाई उसमें अलग अलग टाइम पीरियड पर कैश फ्लो जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, ठीक है, उसके बीच का टाइम पीरियड कितना है, इस फॉर्मूले में वो वैल्यूज डालनी है, आपको रेट दिया होगा, टाइम दिया होगा, वो वैल्यूज डालनी है और उससे आपको अलग अलग ट्रांजैक्शन की प्रेजेंट वैल्यूज या फ्यूचर वैल्यूज जो भी कैलकुलेशन करना है वो आपको कैलकुलेट करना है और फिर उसको जोड़ना है, घटा देना है, कंसोलिडेट कर देना है, दैट विल बी योर रिजल्ट. दिस इज जस्ट एग्जांपल, थ्योरेटिकल एग्जांपल, हम लोग इसके लाइव एग्जांपल्स भी देखेंगे. ठीक है, फिलहाल एक बार फिर से मैं जो भी तक बताया है इस बोर्ड के अंदर मैं रिपीट कर देता हूँ कि आपको जो हमने डिस्कस किया डिस्काउंटिंग एंड कंपाउंडिंग जो हमने लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया, उस लास्ट बोर्ड में डिस्कस किया, उसको हमको कैलकुलेट करने के लिए जो यूज करना है दैट इज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 + r टू द पावर n. ये उसका बेसिक फार्मूला होगा जहां पर फ्यूचर वैल्यू इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद जो वैल्यू होगी वो दिखाएगी, प्रेजेंट वैल्यू उसकी आस्क वैल्यू दिखाएगी. r will be a fraction represented by capital R by 100. capital R will be rate of interest and n will be time period. ठीक है, इसमें एक और चीज थी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग दिया होता है क्वेश्चन में. अगर फ्रीक्वेंसी ईयरली है तो सब कुछ जैसा है वैसा ही रहेगा, फॉर्मूले में n रहेगा, r रहेगा. हाफ ईयरली है तो जितनी भी फ्रीक्वेंसी जो भी फ्रीक्वेंसी का फैक्टर होगा, जैसे कि हाफ ईयरली में 2 है तो उससे 2 से वो मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम पीरियड, रेट डिवाइड हो जाएगा. क्वार्टरली में 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम पीरियड और रेट डिवाइड हो जाएगा. सपोज इट इज मंथली तो ये 12 के साथ होगी.
And then cash flow. Cash flow is a series of transactions. It could be positive or negative depending on whether it is an inflow or outflow of fund. If it is an inflow, it is positive cash flow. If it is an outflow, it is a negative cash flow. And then this consolidation on this timeline which I have shown it to you कि हम कैसे अलग अलग टाइम पीरियड पर होने वाले ट्रांजैक्शंस को अलग अलग टाइम पर होने वाले कैश इनफ्लो या आउटफ्लो को कन्वर्ट करके हम कंसोलिडेट करके एक जगह पर ला सकते हैं एंड वी कैन गेट नेट प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो आप इसको नोट कर लीजिए, हाँ कुछ हो तो इसको वापस से रिपीट करके देख लीजिए और उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ ओके नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। ओके चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने लेक्चर के साथ। अब हम लोग जो करेंगे वो है हमारे कुछ सैम्पल न्यूमेरिकल्स जो हमने कॉन्सेप्ट्स अभी तक पढ़े हैं। ये जो चैप्टर जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया दोस्तों कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, इससे आपके एग्जाम में मोस्टली न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। तो हम लोग न्यूमेरिकल्स का कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर देखेंगे। इसके लिए आपके पास जो क्लास शीट आपको यूज़ करनी है, जो न्यूमेरिकल्स में कराने वाला हूँ उसकी मैंने जो शीट बनाई है वो गूगल ड्राइव का जो हमारा एक लिंक है, एक लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उस लिंक को आप सेव कर लें। वो ही लिंक जेबी सीआईबी क्लासेस के सभी यूनिट्स के सभी चैप्टर्स के असाइनमेंट्स क्लास शीट और जो असाइनमेंट्स हैं उनके लिए यूज होगा। हर चैप्टर के अंदर 2 शीट्स अपलोड करी जाएंगी। पहली क्लास शीट होगी जैसे कि ये मेरे हाथ में है, ठीक है, आप उसका प्रिंट ले लीजिए, अपनी सॉफ्ट कॉपी ले लीजिए, जैसे आपको कंफर्टेबल हो वो ले लीजिए, ठीक है। उसकी क्लास शीट होगी और दूसरी उसका असाइनमेंट होगा, ठीक है। क्लास शीट के क्वेश्चन हैं जो कि मैं यहाँ पर क्लास में डिस्कस करूँगा, जो सेशन जब हम लोग करा रहे होंगे उस दौरान डिस्कस करेंगे। और जो असाइनमेंट के क्वेश्चन हैं वो हम लोग आपको खुद से ट्राई करना है, ठीक है। और जब एक लेक्चर को अपलोड किए हुए 10 दिन 12 दिन 15 दिन हो जाएंगे उसके बाद, ताकि मैक्सिमम लोग उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लें, उसके बाद हम आपको एक कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, ठीक है, जिसमें आप अपने जो भी आपके डाउट्स हैं, जो भी असाइनमेंट्स के अंदर आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं, आपको क्वेश्चन नंबर असाइनमेंट का डिटेल और क्वेश्चन नंबर आप हमें व्हाट्सएप करेंगे। तब हम लोग एक सेशन हर असाइनमेंट का एक डाउट क्लियरिंग सेशन भी करेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपको चैप्टर से रिलेटेड और कोई भी अगर डाउट हो, किसी और बुक से आपने कोई और क्वेश्चन लिया हो जिसमें आपको कोई डाउट हो, वो भी आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, ताकि आपको जो हमारा नेक्स्ट डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे इस चैप्टर से रिलेटेड उसमें हम उसको कवर करेंगे। ओके, तो आपको जो नीचे लिंक दिया होगा उस लिंक में आपको क्लास शीट और यूनिट, आपको सीआईबी के 2 फोल्डर होंगे, उसके अंदर सीआईबी फोल्डर के अंदर आपको एडवांस बैंक मैनेजमेंट का एक फोल्डर होगा, उसमें यूनिट 2 के अंदर आपको ये क्लास शीट और इसका जो असाइनमेंट है तो दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और अगर आपने अभी डाउनलोड नहीं किया तो पहले आप डाउनलोड कर लें, उसके बाद आगे का लेक्चर, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग जो इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे, हमारी ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की शीट है, चैप्टर 12 क्लास शीट है, ठीक है। इसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस बुक से भी डायरेक्टली डाले हुए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन अलग से डाले हुए हैं, ठीक है। सभी क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, उनके आंसर्स भी दिए हुए हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक चीज़ और इम्पोर्टेंट मैं आपको बोलना चाहूँगा कि हम लोग क्वेश्चन करने का पैटर्न हमारा ये होगा, क्वेश्चन आप पहले खुद से ट्राई करें। जैसे कि ये पहला क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, आप इसको पढ़ें, कोशिश करें, आपको जितना कर सकते हैं आप उतना करें, वीडियो को पॉज करें, उसको पूरा अटेम्प्ट करें, उसके बाद आप वीडियो को प्ले करके इसका सॉल्यूशन जो कि हम डिस्कस करेंगे वो देखें। ये हर क्वेश्चन के साथ एक प्रैक्टिस हम फॉलो करेंगे, इससे आपको कॉन्फिडेंस, न सिर्फ कॉन्फिडेंस आएगा बल्कि अगर आपको डाउट जो बाद में आ सकता है, मेरे पढ़ाने के दौरान शायद वो आपको नहीं है, आपको कोई डाउट अगर बाद में आ सकता है तो आपका अभी क्लियर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, सो आई विल रिपीट इट इन इंग्लिश इन फ्यू लाइन्स दैट वी हैव क्लास शीट्स एंड असाइनमेंट्स, both are uploaded in the link given in the description. Okay, you can download class sheet and assignments both. Class sheet we will discuss in the class, and for assignment we will have a doubt section. Okay, all the doubts in your assignment given to you, you can ask me directly through a WhatsApp number. The number is also given in the description. Okay, you can WhatsApp me your doubt, any questions from any other book or any other paper from which you have doubt in this chapter, or any doubt in the session, any doubt in the assignment, any doubt in the class sheet, you can directly WhatsApp me. I will try to respond it, or if I cannot, I will cover it in the doubt clearing section of the same. Okay. So very first question we are going to attempt. Okay. So let's start. This is a question which is also given in book. Okay. but इसको हम लोग अपने तरीके से हल करेंगे, जो भी हमने अभी तक सीखा उसको हम यूज करके सॉल्व करेंगे। तो आप पहले वीडियो पॉज करिए, ठीक है, उसके बाद जो है वापस आइए, इसको अटेम्प्ट करिए जो आप कर सकते हैं, आप अटेम्प्ट करें एंड देन लेट्स स्टार्ट। Go ahead and try this question on your own. Pause the video, try it on your own and come back. I hope you have tried it on your own. अगर नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, हो गया है तो भी अच्छी बात है, नहीं हुआ है तो यहाँ पर ध्यान देंगे।
ठीक है, the first transaction is of payout of rupees 10,000. Okay, when I say payout of rupees 10,000, that means that or at time t0, okay, present, मतलब आज के डेट में today there is a payout of rupees 10,000. Okay, so let's start with this. This is a payout of rupees 10,000 means you've already seen it. Payout is a negative transactions, negative cash flow. Okay, so 10,000 minus. ठीक है, I hope it's clear. After 1 year, pay in of 6,500. After 1 year, pay in of 6,500. Okay, so that's a pay-in transaction. So that means it's a positive transaction because it's a pay-in. Please look at the arrow. That's important. It's payout and it's pay-in. Okay. After 1 year, I can write time here. This is the time period of 1. Okay. After 2 years, there is a pay-in of 9,000. After 2 years. Now, starting from here, after 2 years means here. This is the point. Okay. After 2 years, there is a pay-in of 9,000 rupees. Now, if I see this 9,000 rupees pay-in. Okay. It is once again a pay-in, so that means it is a positive cash flow transaction, right? Okay. After 2 years, जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था कि एक ही टाइम पीरियड पर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन हो सकते हैं. दिस इज एग्जांपल. आफ्टर 2 years मींस इसी पॉइंट ऑफ टाइम पर देयर इज अनदर पे आउट ऑफ रुपीस 1,000. मानी कि एक ही टाइम पर दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं. अब बिकॉज इसको मैं ऊपर भी लिख सकता है इसलिए मैं इसी में नीचे लिख रहा हूं इसको. ठीक है, देयर इज अ पे आउट ऑफ 1,000 रुपीस minus में at this point. Okay. ठीक है. So let's see it once again. There are 4 transactions given. One is today payout of rupees 10,000 in the minus. Rupees after 1 year pay-in of rupees 6,500 in plus. After 2 years means 1 plus 1 2 years pay-in of rupees 9,000 as a positive transaction. And same at the same point of time after 2 years there is another transaction of rupees 1,000 of payout. ये टाइमलाइन ड्रॉ करना ही इस चैप्टर के सभी सवालों का मेन कैच है. अगर आपने टाइमलाइन ठीक से ड्रॉ कर ली, सही ड्रॉ कर ली, उसके बाद आपको फॉर्मूला पता है तो इसमें कुछ बचा नहीं. अच्छा, अब इसमें निकालना क्या है? नेट प्रेजेंट वैल्यू. नेट प्रेजेंट वैल्यू मींस प्रेजेंट वैल्यू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज एनपीवी. हमने देखा था ऐसा एक एग्जांपल थ्योरी में एग्जांपल. तो एनपीवी हमें निकालना है. ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इन सभी ट्रांजैक्शंस की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ेगी. अब क्योंकि ये सब ट्रांजैक्शन फ्यूचर में हो रहे हैं तो ये सारे ट्रांजैक्शंस क्या हो गए? एफवी, ये सारी वैल्यूज क्या हो गई? फ्यूचर वैल्यूज हो गई. हमें इन सबको यहां पर लेकर के आना है, यानी कि इनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. इनकी सबकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है तो हमको सभी फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा. फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करने को ट्रांजैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग. तो इस स्टेप में हमको डिस्काउंटिंग लगानी पड़ेगी, इस ट्रांजैक्शन में हमको डिस्काउंटिंग लगानी पड़ेगी. ओके, एंड सेम फॉर दिस. इस 3 ट्रांजैक्शन में हमको डिस्काउंटिंग लगानी पड़ेगी. और ये जो ट्रांजैक्शन है रुपीस 10,000 वाला, इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आज की ही डेट पे हो रहा है. मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ये जो 3 ट्रांजैक्शंस हैं इनमें सब में हमको डिस्काउंटिंग लगानी पड़ेगी क्योंकि ये ट्रांजैक्शन सब फ्यूचर में हो रहा है. ये आज से 1 साल बाद हो रहा है, ये वाला आज से 1 साल बाद 2 साल बाद हो रहा है, और ये ट्रांजैक्शन भी आज से 2 साल बाद हो रहा है. इसमें हमको डिस्काउंटिंग लगानी पड़ेगी. ओके, तो ये तीनों ट्रांजैक्शन में तो हमको डिस्काउंटिंग लगानी पड़ेगी, लेकिन सिर्फ इस 10,000 रुपए का जो ट्रांजैक्शन है जो आज की डेट में हो रहा है इसमें कुछ भी नहीं करना है क्योंकि ये आज की ही डेट में हो रहा है. इसकी जो करंट वैल्यू है वही इसकी प्रेजेंट वैल्यू है क्योंकि आज के टाइम में ही हो रहा है, तो ये एज इट इज यूज हो जाएगा. ठीक है, तो क्या है हमारा फॉर्मूला क्या है? क्या बनेगा? एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन. अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन क्या आएगी? माइनस 10,000, जैसे कि मैंने आपको बताया पहले. ठीक है, ओके. प्रेजेंट वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन क्या फॉर्मूला है? लिख देते हैं एक बार अगर डाउट है किसी को तो. फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 plus r to the power n, where r is r by 100, small r is a fraction of r by 100. ठीक है, and this capital R is rate of interest, right? Okay, and n is time period. Now हमको कैलकुलेट करना है प्रेजेंट वैल्यू, तो इस वाले ट्रांजैक्शन की प्रेजेंट वैल्यू ये आ गई -10,000. अब इस ट्रांजैक्शन की हमको प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. क्या करेंगे? फ्यूचर वैल्यू इज 6,500, इसमें रखेंगे. सो प्रेजेंट वैल्यू इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे
6500 डिवाइड बाई, ये नीचे आएगा, फ्यूचर वैल्यू दी हुई है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, ये फ्रैक्शन नीचे आ जाएगा 1 प्लस आर। अब आर क्या है इसमें हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन में हमको रेट दिया हुआ है डिस्काउंट रेट, क्योंकि आप सब देखिए आप यहाँ पर सब डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो डिस्काउंट रेट दिया हुआ है, ठीक है। तो डिस्काउंट रेट इज 10%। अब अगर डिस्काउंट रेट 10% है तो आर क्या रहेगा, कैपिटल आर क्या होगा 10। अब इस क्वेश्चन में एक चीज और है, हमने फ्रीक्वेंसी की भी बात करी थी, इस क्वेश्चन में ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग नहीं दिया हुआ है, ठीक है, इन दैट केस हम लोग उसको ईयरली बेसिस पर ही मानते हैं। और वैसे भी इसमें जो नॉर्मली जो ट्रांजैक्शन है वो भी ईयर वाइज हो रहा है, बट दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। अगर नहीं दिया हुआ है तो फिर हम उसको कंपाउंडिंग ऑन ईयरली बेसिस ही कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर कंपाउंडिंग ऑन ईयरली बेसिस करेंगे तो ना तो आर में कोई चेंज होगा ना तो एन में कोई चेंज होगा, राइट। तो आर विल बी कैपिटल आर बाय 100, राइट। अब आर क्या दिया हुआ है हमको 10%। अब 10% मतलब 10 बाई 100 माने 0.1, ठीक है। फिर से आर दिया हुआ है 10 बाई 100 0.1, ठीक है। अब इसको हम लोग इस फॉर्मूले में रखेंगे 1 प्लस आर बाई 100 मीन्स 1 प्लस 0.1 टू द पावर 0.1 टू द पावर n क्या है, टाइम पीरियड। इस फ्यूचर वैल्यू के लिए, फॉर द फ्यूचर वैल्यू 6500 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, हम लोग फ्यूचर वैल्यू 6500 डिस्कस कर रहे हैं। इस फ्यूचर वैल्यू के लिए n की वैल्यू क्या होगी 1 ईयर, क्योंकि एक साल का ट्रांजैक्शन है 1 ईयर, ठीक है। तो इट विल बी, फॉर दैट मैटर विल बी 6500 डिवाइडेड बाय 1.1। इसको कैलकुलेट करिए। अच्छा, आपको कैलकुलेटर के लिए मैं आपको बता दूं, आपको जो सिंपल कैलकुलेटर यूज करना होता है, ठीक है। कैलकुलेटर को यूज करने की टेक्निक्स भी एक सेशन हम लोग अलग से करेंगे, जिसमें हम लोग कैलकुलेटर से कैसे जल्दी से जल्दी किस तरह के कैलकुलेशन फास्ट कर सकें, उसका एक अलग पूरा सेशन करेंगे। फिलहाल आपके पास जो भी कैलकुलेटर है आप जिस तरह से भी कैलकुलेट करना चाहे कर लीजिए, सिर्फ मैच कर लीजिए। बाकी हम एक कैलकुलेटर से रिलेटेड एक अलग सेशन पूरा करेंगे, ठीक है। तो 6500 डिवाइडेड बाय 6500 divided by 1.1 for 1 year, okay, that will be क्या आ रहा है 5909 लगा रहा है 5909, okay। तो my answer is 5909.09 आ रहा है, तो उसको हम भी 0 को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये प्रेजेंट वैल्यू आ गया 5909 इस फ्यूचर वैल्यू के लिए, ठीक है। तो प्लस 5909 डिवाइडेड बाई, दिस इज द सेकेंड प्रेजेंट वैल्यू, माइनस 10,000 इसके लिए 6500 की निकाली प्लस 5909, ठीक है। अब आते हैं अगली प्रेजेंट वैल्यू, अगली फ्यूचर वैल्यू पे 9000, ठीक। 9000 के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, यहाँ पे कर देता हूं मैं। 9000 के लिए ये कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करेंगे, सेम फॉर्मूला रखना है, कुछ करना ही नहीं है। प्रेजेंट वैल्यू इज फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज 9000, फ्यूचर वैल्यू इज 9000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर तो वही रहेगा 0.1, 1 प्लस 0.1। अब टाइम पीरियड कितना है, 1 प्लस 1 2 साल, ठीक है। अब टाइम पीरियड 2 साल का हो गया, 9000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 की 1 प्लस 1 टू द पावर 2, देखिए कितनी वैल्यू आ गई है, कैलकुलेट करें उसको। मेरी आ रही है 7438, चेक कर लेंगे एक बार, ठीक है। 7438 मेरे लिए वैल्यू आ रही है, प्लस का 7438, ये क्या है, कि इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए जो प्लस में था, इस वाले ट्रांजैक्शन के लिए डिस्काउंटिंग किया हमने, इस फ्यूचर वैल्यू के लिए हमारी ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 7438, ठीक है। एक ट्रांजैक्शन बचा है अभी भी 1000 रुपए का, इस 1000 रुपए के ट्रांजैक्शन की भी हम लोग प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इधर निकाल देता हूं, ठीक है। प्रेजेंट वैल्यू विल बी 1000 रुपए का ट्रांजैक्शन है, फ्यूचर वैल्यू इज 1000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, ठीक है। 1 प्लस 0.1 वही रहेगा पावर 2, क्योंकि n2 है, 1000 रुपए फ्यूचर वैल्यू है, 1 प्लस r हमारा 0.1 है, n2 रहेगा। सेम कैलकुलेशन सिर्फ 1000 रुपए के लिए करना है, 1000 के लिए करेंगे टाइम पीरियड 2 माइनस का मेरा आ रहा है 26.44, ठीक है। यहां पर चूंकि माइनस का ट्रांजैक्शन था, माइनस का 826.44 ये आया मेरा, देख लीजिए,
एक बार फिर से पूरा रिपीट कर लेते हैं। प्रेजेंट वैल्यू हमने ये चार हमारे पास ट्रांजैक्शन इवेंट्स दिए हुए थे। 10,000 रुपए का पे आउट होता है टाइम 0 पे आज। एक दिन के बाद, एक साल के बाद 6,500 रुपए का पे इन होता है। 2 साल के बाद 9,000 रुपए का पे इन और 1,000 रुपए का पे आउट होता है। यानी कि टोटल 4 ट्रांजैक्शन हैं, जिसमें से 3 फ्यूचर पे हो रहे हैं, एक ट्रांजैक्शन आज की डेट में हो रहा है। ठीक है, क्या करना है हमको निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला ट्रांजैक्शन है 10,000 रुपए का, ठीक है, दैट इज पे आउट। Our very first transaction is of 10,000 rupees and that is a payout transaction. Okay, so what we will do, we will take it as present value of this transaction as same 10,000 rupees only with a negative sign because this is a payout. चूंकि ये 10,000 रुपए का पे आउट का ट्रांजैक्शन है, तो और इसीलिए हम इसको नेगेटिव में रखेंगे और इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10,000 की होगी क्योंकि ये आज की डेट में ही हो रहा है। दिस इज इज प्रेजेंट वैल्यू, करंट वैल्यू, तो 10,000 हो गया। अगला 6,500 एक साल के बाद हो रहा है, हमको डिस्काउंट करना पड़ेगा क्योंकि फ्यूचर वैल्यू है। डिस्काउंटिंग रेट क्या दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है, तो हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू के फॉर्मूले से। इसको क्या फॉर्मूला है? फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर 1 टू पावर n। r इज इक्वल टू कैपिटल R बाय 100 वेयर कैपिटल R इज 10, हमको दिया हुआ है सवाल में। ठीक है, डिवाइड करके आ गया 0.1। इस केस की, इस ट्रांजैक्शन की 6,500 वाले ट्रांजैक्शन की प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी 6,500 डिवाइड बाय 1.1, क्या आया? 5909। किस साइन के साथ आएगा? पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। इस ट्रांजैक्शन के लिए 9,000 रुपीस वाले ट्रांजैक्शन के लिए यही सेम कैलकुलेशन करेंगे, तो उसमें सिर्फ क्या चेंज होगा, क्योंकि टाइम बढ़ गया, 2 साल का टाइम पीरियड हो जाएगा। फॉर दिस ट्रांजैक्शन टाइम पीरियड विल बी 2, ओके, 2 इयर्स। सो प्रेजेंट वैल्यू विल बी फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.1, 0.1 is r power 2 because as per this formula n is 2, your calculation, do the calculation, you will get 7438 as present value for this transaction, okay, with the sign positive because it is a paying transaction. Last transaction for this 1,000 rupees, when you do it for 1,000 rupees, it will be for 2 years and future value will come as 826.44, but now with a negative sign because it is a payout transaction. Okay, अब हमको निकालनी है नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे? इनको हम पूरा ऐड कर देंगे, मतलब जो माइनस माइनस होगा वो सब्सट्रैक्ट होगा और जो पॉजिटिव होगा वो ऐड हो जाएगा। इसको फुल कैलकुलेट करेंगे, देखिए कितना आता है। मैं भी कर लेता हूँ। कैलकुलेशन हमको साथ में करना है, ठीक है। कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर काम बनेगा नहीं सिर्फ फॉर्मूला जानने से। ठीक है, मेरा आ रहा है 2520.66, 2520, my answer is 2520.66। ठीक है, अब इसको अप्रोक्सीमेट जब लेंगे तो 2521 अगर ऑप्शन चूंकि दिया होता है पेपर में, तो ठीक है, अप्रोक्सीमेट के हिसाब से ये वाला आंसर ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने फाइनली क्या किया, चारों की वैल्यू निकाली, उसके बाद उनको सम कर दिया एक तरह से। जो नेगेटिव थे वो ऑब्वियसली सब्सट्रैक्ट हो गए। द रिजल्टेंट विल बी द फाइनल नेट प्रेजेंट वैल्यू विल बी सम ऑफ ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीस ट्रांजैक्शन व्हिच कम्स एज 2520.66 और इसको हम अप्रॉक्स करेंगे तो 2521 हमारा, तो वही आंसर भी दिया हुआ है, ऑप्शन दिया हुआ है वैसे पेपर में आपको। ठीक है, तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आ गया। नहीं समझ में आया तो वीडियो पॉज करिए, इसको रिपीट कर लीजिए एक बार। अभी के लिए आप वीडियो पॉज करिए, इसको नोट कर लीजिए। आपको अगर और कोई डाउट है इसमें किसी स्टेप में, इसको रिपीट करके वापस से देख लीजिए। ठीक है, ऐसे हम कई सवाल और करने वाले हैं। ठीक है, इसको देख लीजिए, कुछ डाउट हो तो रिपीट कर लीजिए। मैं आपको अगले क्वेश्चन की तरफ मिलता हूं। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम सेकंड क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे इसी शीट का। ठीक है, तो आप सबसे पहले इस क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद फिर अगर उसका, चूंकि बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर अटेम्प्ट नहीं होता है तो फिर वापस आएंगे। ठीक है, वीडियो पॉज करिए और इसको अटेम्प्ट करिए। चलिए अब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। What is the balance in an account? What is the balance in an account at the end of 10 years? Okay, if 2,500 is deposited today and account earns 4% interest compounded annually and quarterly. Okay, so basically there are two questions in it, that ki after 10 years
if 2500 is deposited, if today 2500 is deposited, मतलब अगर आज 2500 रुपए जमा किए गए अकाउंट के अंदर, तो 10 साल के बाद क्या बैलेंस होगा, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू एक तरह से कह सकते हैं, क्या रिजल्ट होगा फाइनल। अगर आज हमने 2500 रुपए डिपॉजिट किए तो मतलब हमारी प्रेजेंट वैल्यू 2500 रुपए होगी, तो 10 साल के बाद उसका बैलेंस यानी कि उसकी फ्यूचर वैल्यू 10 साल के बाद क्या होगी। अगर इंटरेस्ट गिवन इज 4%, अगर इंटरेस्ट 4% हो और कंपाउंडेड एनुअली, यानी कि फ्रीक्वेंसी इस क्वेश्चन में दी हुई है, इफ इट इज कंपाउंडेड एनुअली एंड सेकंड इट इज क्वार्टरली। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, अटेम्प्ट करते हैं। क्या है हमारा, सबसे पहले हमें जो समझना है वो है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है हमें इस क्वेश्चन में कितनी, 2500 रुपए। ठीक है, इसमें तो किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू हमारी 2500 रुपीस दी हुई है। व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू गिवन टू अस, दैट इज 2500। ठीक है, एंड it earns 4% interest. Okay, so that means capital R, the rate of interest given it is 4%, and time period, because it is saying that account at the end of 10 years. ठीक है, so time period means n is given as 10 years. Okay, ठीक। now frequency f, one is yearly and another it is quarterly. ठीक है, तो हमने ये अटेम्प्ट किया हुआ है, बहुत सिंपल है हमारा फॉर्मूला हमेशा की तरह। इस क्वेश्चन में टाइमलाइन की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें एक ही ट्रांजैक्शन है, एक बार ही 2500 रुपए जमा किए गए, तो फिर आप चाहे तो ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है कि सिर्फ एक ही ट्रांजैक्शन है। अब आज प्रेजेंट वैल्यू हमको दी हुई है, ठीक है, हमको 10 साल के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, 10 साल के बाद उसका बैलेंस निकालना है, 10 साल के बाद उसकी फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। तो प्रेजेंट वैल्यू को कन्वर्ट कर रहा है फ्यूचर वैल्यू में, क्या प्रोसेस है, कंपाउंडिंग। ठीक है, क्या फॉर्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस r टू द पावर n। ठीक, प्रेजेंट वैल्यू हमको दी हुई है 2500 रुपए। ठीक है, 1 प्लस r क्या होता है, कैपिटल R बाई 100। r क्या होता है, कैपिटल R बाई 100। ठीक, अब पहला फ्रीक्वेंसी हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं ईयरली के लिए। जब ईयरली है, हमने ये पढ़ा था कि जब फ्रीक्वेंसी जिस फैक्टर के साथ फ्रीक्वेंसी होती है उस फैक्टर के साथ ही हम n और जो स्मॉल r है उसको निकालते हैं। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी मान लीजिए फैक्टर 2 के साथ यानी कि हाफ ईयरली हो, तो फिर हम n को मल्टीप्लाई कर देते हैं उससे, उस फैक्टर से, और रेट को डिवाइड कर देते हैं उससे। ठीक है, इस केस में तो ईयरली है, ईयरली में तो सिंपल फॉर्मूला रहता है, कुछ चेंज नहीं होता। तो पहले ईयरली का सिंपल अटेम्प्ट करते हैं। r हमारा स्मॉल r पहले में निकालना है, स्मॉल r कैसे निकलेगा, कैपिटल R इज 4। ठीक है, तो 4/100 यानी कि स्मॉल r हमारा क्या आ गया, 0.04। ठीक, यहां पर रखेंगे 0.04। n कितना है, 10, क्योंकि वंस अगेन जब तक फ्रीक्वेंसी ईयरली है तब तक हमें, हमारे लिए यही बेस फॉर्मूला, हमें कुछ नहीं चेंज करना। तो हमारा n कितना हो जाएगा, 10। ठीक, तो हमारा क्या हो गया कैलकुलेशन, 2500 इनटू 1.04 टू पावर 10। ठीक है, कैलकुलेट करिए इसको। कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, कैलकुलेशन नहीं करेंगे तो फिर काम बनेगा नहीं। अगर ऐसा सोचेंगे कि एग्जाम में हो जाएगा, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, तो विश्वास मानिए एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सिर्फ कैलकुलेटर को अभी से यूज नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में बिल्कुल नहीं होगा, हड़बड़ाहट होगी, गलत रिजल्ट आएगा, कई बार अटेम्प्ट करना पड़ेगा। इसीलिए अभी से कैलकुलेटर की आदत डालिए, कैलकुलेटर में ही कैलकुलेट करिए। ओके, और जो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर यूज होना है उसी में करिए। उसमें टिप्स क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको जो बेसिक कैलकुलेटर है उसको यूज तो करना ही करना है। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आया, मेरा आ रहा है 3700.61, 3700.61। ठीक है, देख लीजिए आप, सही है ना? ओके, जल्दी से रिपीट कर देते हैं। प्रेजेंट वैल्यू 2500 दी हुई थी, प्रेजेंट वैल्यू गिवन वाज 2500, टाइम पीरियड गिवन इज 10 years, rate is given is 4%. The only variation is with the frequency. Frequency given is yearly. Now, because this is a single transaction, there is not a series of transactions. There is no multiple cash flow involved. So we are not drawing the timeline. Okay. So our formula, as per our formula, future value will be present value into 1 plus r to the power n. Present value is 2500 r, where capital R is 4. So our small r will be 0.04. 1 plus 0.04 we will directly put in this formula. The process which we are using here is compounding. Okay. So 2500 into 1 plus 0.04 to power 10. 10 is number of years, time period that is given. If you calculate it, the resultant will be 3700.61. ठीक है, ये तो हो गया आसानी से।
ठीक है, अभी ऐसा करिए, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, तब फिर क्वार्टरली वाले के लिए मैं इतना फिर पहले साफ करके फिर से ओके फिर से आपसे मिलता हूँ। ठीक है, इसको इतना मैंने नोट कर लीजिए जल्दी से। तो अब अगला है जो हमारा क्वार्टरली, हमें फ्रीक्वेंसी है वो हमें नेक्स्ट कैलकुलेट करनी है क्वार्टरली। ठीक है, तो अगर आपने लेक्चर में पहले ध्यान से देखा होगा या फिर अगर आपको डाउट है तो आप वापस जाके देख लीजिए। जब मैंने फ्रीक्वेंसी वाली बात बोली थी तो ये चीज बोली थी कि जिस फ्रीक्वेंसी के साथ हम लोग कंपाउंडिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस फैक्टर का हम लोग यूज करते हैं इस फॉर्मूले में, उसको चेंजेस करने पड़ते हैं। जब हाफ ईयरली होता है तो फिर रेट को डिवाइड करते हैं 2 से और टाइम को मल्टीप्लाई करते हैं 2 से। जब क्वार्टरली होता है तो रेट को डिवाइड करते हैं 4 से और मल्टीप्लाई करते हैं टाइम को 4 से। जब मंथली होगा तो रेट को डिवाइड करेंगे 12 से और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। यानी कि जिस फैक्टर के साथ वो कंपाउंडेड किया जा रहा है उस फैक्टर को हम रेट में डिवाइड और टाइम में मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हमको क्वार्टरली करना है, ठीक है, हमको ये चीज जो इस केस में करनी है वो क्वार्टरली करनी है, राइट है। तो अब हमें ये समझना है कि इस क्वार्टरली फ्रीक्वेंसी का हमारे इस फॉर्मूला में क्या इंपैक्ट होगा। जैसा कि मैंने बोला कि रेट जो है वो डिवाइड बाई 4 किया जाएगा और टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाई 4 किया जाएगा। तो रेट डिवाइड बाई 4 किया जाएगा, ठीक है, और टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाई 4 किया जाएगा, ठीक है। अब आर की वैल्यू पहले निकाल लीजिए, वो हमने जैसे पहले निकाली होगी 4, चूंकि दिया हुआ था हमारा कैपिटल आर, देख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो आपका 0.04, ठीक है, वो सच आ ही रहा है इसमें, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ है, प्रॉब्लम है अब हम इस फॉर्मूले में जब रखेंगे तब क्या होगा, ठीक। हमारी प्रेजेंट वैल्यू पहले भी 2500 हुई थी, प्रेजेंट वैल्यू अभी भी 2500 ही रहेगी इस तरह से, ठीक है। 1 प्लस अब हमारा स्मॉल आर हो गया 0.04, ठीक है। लेकिन जब फॉर्मूले में रखेंगे तो क्या होगा, स्मॉल आर रखेंगे 0.04, क्या आएगा 0.04 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। n हमारा है 10, ठीक, मैंने क्या बोला था 4 मल्टीप्लाइड बाई 4, 4n यहां पर है, तो फिर 4 इंटू 10, ये मल्टीप्लाई है, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, कंफ्यूज मत होइएगा, बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन बचा है 2500 इंटू 1 प्लस 0.01 पावर 40, 1 प्लस 0.01 पावर 40, यानी कि 2500 इंटू 1.01 की पावर 40 कैलकुलेट करेंगे। मेरा आ रहा है 3722.16। ऐसा नहीं सोचेंगे कि इतनी बड़ी पावर है तो क्या कहते हैं कैसे करेंगे, उनकी सबकी ट्रिक्स होती हैं। फिलहाल आपको मल्टीप्लाई बार बार करना पड़ेगा, बट देयर इज अ वे आउट। फिलहाल आप कैलकुलेट कर लीजिए, टाइम ज़्यादा लगेगा 1 मिनट, बट कैलकुलेट करिए, आंसर विल बी 3722.16। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहले हमने ईयरली फ्रीक्वेंसी ली थी तो उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, जो हम लोग सिंपल फॉर्मूला यूज कर रहा था हमको उसमें वैल्यू रख देनी थी, वो हमने पहले नोट किया। अब जब क्वार्टरली हमको फ्रीक्वेंसी रखनी है तो हमें क्या फर्क लाना है सिर्फ हमने फॉर्मूले में, कि चूंकि क्वार्टरली है तो हमारा फैक्टर 4 है, तो उस फैक्टर के साथ हमने रेट को डिवाइड कर दिया और टाइम को मल्टीप्लाई कर दिया। रेट को डिवाइड कर दिया यानी कि हमारा स्मॉल आर जो कि 0.04 आ रहा था पहले भी, वहां पर ये डिवाइड हो जाएगा तो वो हो जाएगा 0.01, और जो टाइम पीरियड था जो कि पहले 10 साल था वो मल्टीप्लाइड बाई 4 हो जाएगा, यानी कि 4 इंटू 10, यहाँ पर क्या आएगा 40। क्या हो जाएगा हमारा फाइनल कैलकुलेशन 2500 इंटू 1.01 की पावर 40, दिस इज योर रिजल्ट, ठीक है। इसको भी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। आई थिंक इसके बाद हम लोग का ये जो फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है, फर्स्ट इस चैप्टर का ये जो लेक्चर है ये हमारा यहीं पर हमें खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम आई थिंक हो चुका है। तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। अच्छा, चूंकि हमारा बहुत सारा स्टार्टिंग डिस्कशन में टाइम है इसलिए ये शायद खत्म नहीं हो पाया। कोशिश करेंगे कि अगले लेक्चर में हम ये पूरा चैप्टर खत्म कर दें, उसके बाद हम लोग फिर इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों, आप लोग अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, हम मिलते हैं अपने नए लेक्चर में। थैंक यू।